वेलकम फ्रेंड्स। मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये हमारा वीडियो नंबर 74 है। इससे पहले की 73rd वीडियो में, मतलब इससे जस्ट पहले वाली वीडियो के अंदर, हमने अब तक इस टॉपिक से पहले जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसको हमने रिकैप किया है पीछे वाली वीडियो में, वीडियो नंबर 73 में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर 73 आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 73 वीडियो के अंदर आपको यह पता लग जाएगा कि हमने 72 वीडियो तक पूरा का पूरा क्या स्टडी किया है, कौन कौन से टॉपिक हम स्टडी कर चुके हैं। तो आपको सब कुछ एक ही वीडियो में, वीडियो नंबर 73 में समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक पे जो हमने स्टडी करना है। ये टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। देखो, जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के टाइम पर फर्म जैसे पहले की कुछ एडजस्टमेंट कर रही थी, पीछे वाली वीडियोस के अंदर हमने क्या किया, जब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो क्या हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। उसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पर एक फर्म को अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की भी रीवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बुक्स में जितने रुपीज की एसेट्स हमने शो की है, जितने अमाउंट की हमने एसेट्स शो की है, उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और हो, एक्चुअल वैल्यू कुछ और हो। क्योंकि जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है वैसे वैसे प्रॉपर्टीज की वैल्यू में हो सकता है कि कुछ इंक्रीज हो जाए या कुछ डिक्रीज हो जाए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पर फर्म की, पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आज का जो एक्चुअल वैल्यू है एसेट का या वो लायबिलिटी का, हमको बुक्स में वही शो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रेशो चेंज करने से पहले प्रॉपर्टी मान लो हमारी कोई 5 लाख की रखी हुई है, अब वो प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मान लो 15 लाख की हो गई है, तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे, रिवाइज वैल्यू करके लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन हमने देखा नहीं, ध्यान दिया नहीं कि प्रॉपर्टी की टूट फूट भी हुई तो उसकी घिसावट भी हुई। मान लो 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, मार्केट में हमने उसका वैल्यू पूछा, वो प्रॉपर्टी सिर्फ 3 लाख की ही सेल होने में रेडी है, तो अपने को क्या करना होगा, बुक्स के अंदर उसका एक्चुअल वैल्यू को ही लिखना होगा। तो पार्टनर्स के रेशो चेंज करने के टाइम पर फर्म का, पार्टनर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को, एक्चुअल वैल्यूज को अब चेक कर लें और उस रिवाइज्ड वैल्यू को या तो हम रिकॉर्ड करते हैं या हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जब भी हम एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करते हैं, तो वैल्यूएशन करने के बाद हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड तो क्या, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स, मतलब हमारे पास जो अब नई वैल्यू हमको पता लगी है एसेट्स या लायबिलिटीज की, या तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अभी हमको फर्स्ट मेथड ही स्टडी करना है, जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज की हुई वैल्यूज को बुक्स में शो करना चाहते हैं। तो जब हम रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में शो करना चाहते हैं, तो इसकी हेल्प के लिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमको एक अकाउंट प्रिपेयर करना होता है जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। मतलब हमने दोबारा मूल्यांकन किया है, दोबारा वैल्यूएशन की है, किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज की। कभी कभी रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर। और जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, हमने उन सब के अंदर एक बात बहुत ध्यान से देखी है। फॉर एग्जांपल, आपने 11th के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सबसे खास बात क्या थी, क्रेडिट साइड के अंदर हम सारे बेनिफिट लिखते थे, इनकम, गेन, जितना भी फायदा है क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हम क्या लिखते थे, सारे एक्सपेंस और लॉस।
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कोई भी हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, चाहे अब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी क्रेडिट साइड के अंदर हमेशा हम बेनिफिट की बात करते हैं और उसके डेबिट साइड के अंदर हमेशा हम लॉसेस की और एक्सपेंसेस की ही बात करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को इसलिए हम नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जब भी एसेट्स या लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट हम क्रेडिट साइड में शो करने वाले हैं। अगर किसी एसेट्स या लाइबिलिटी के ऊपर हमको लगता है कि नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो हम कहां पे शो करेंगे? डेबिट साइड में शो करेंगे। तो आइए अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक बार आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बुक के हिसाब से भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जो टॉपिक मैं आपको अभी बता रहा था कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन अपने को यहां पे आके लिखनी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर कुछ चेंज होगा, तो जितने अमाउंट का चेंज होगा वो चेंज हमको सिर्फ यहां पे लिखना है। फॉर एग्जांपल पहले एक प्रॉपर्टी 5 लाख की थी, वो प्रॉपर्टी अभी 5.5 लाख की होगी, तो कितना बेनिफिट हो गया अपने? 50,000 का। तो हम जो डिफरेंस है ना 50,000, उस डिफरेंस की हम यहां पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने जो डिफरेंस के अंदर जो प्रॉफिट होगा या डिफरेंस के अंदर जो लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस की ही बात अपने को यहां करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पहले हम फायदा देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड, ये साइड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट। 4 कॉलम मेन होते हैं इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। पार्टिकुलर्स अमाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। मैं आपको बता रहा था जब भी हमको एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट कहां लिखने वाले हम? क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम बेनिफिट को ही देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट, मान लो किसी भी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है, किसी भी एसेट्स की अगर वैल्यू में इंक्रीज होता है तो अपने को कहां दिखाना है? क्रेडिट में शो करना होता है। इसी तरह से मान लो किसी लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो अपना बेनिफिट ही है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स को आपने 50,000 देने थे, वो क्रेडिटर आपको ये कहता है कि चल 30,000 ही दे दो। अब आपको क्या लग रहा है कि आपकी फायदा है कि नहीं है? आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। मान लो किसी क्रेडिटर को आपने 50,000 देने थे, वो क्रेडिटर अब आपसे सिर्फ 30,000 ही कहता है 30,000 ही ले लो, 30,000 दे दो, मैं तो अपना फारिग हो जाता हूं। तो आपको क्या लगता है कि लाइबिलिटी के डिक्रीज होने से, लाइबिलिटी के कम होने से आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। तो लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं। तीसरी बात, जिस डेट को हमारा रेशो चेंज हो रहा है, उस डेट को मान लो अपने पास एक ऐसी प्रॉपर्टी का पता लगा, वो प्रॉपर्टी पहले से बुक्स में शो ही नहीं थी, वो एसेट हमको अब पता चले कि अच्छा ये प्रॉपर्टी अब हमारे पास है इस वक्त भी, हमको पहले तो इस प्रॉपर्टी का पता ही नहीं था कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है। तो आपको मान लो खड़े पैर पे ऑन द स्पॉट आपको अनरिकॉर्डेड एसेट का पता चलता है, तो डेफिनेटली वो अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए क्या है? बेनिफिट है। तो आप उसको भी क्रेडिट साइड में शो करोगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। ये 3 आइटम्स। इसके बाद हम डेबिट वाली एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड का मतलब है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर चेंज होने की वजह से अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो अपने को कहां दिखाना है? डेबिट साइड में। फॉर एग्जांपल एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होना, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यहां पे शो करेंगे। दूसरी बात, टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, पहले लाइबिलिटी थी आपकी 1 लाख, अभी लाइबिलिटी हो गई आपकी 1.5 लाख, लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई कितने से? 50,000। 50,000 अपने को यहां शो करना है। तीसरी बात, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था फलाने फलाने बंदे का भी अपने पैसा देना है। अब वो बंदा आपके पास आके खड़ा हो गया, हाँ भाई मेरा भी तो पैसा देना तुमने। हमने क्या देखा यार, तेरा तो मैं लिखना ही भूल गया था। तो वो क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो आपने बिजनेस में पहले से रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो क्या करोगे? उसको लिखोगे आप डेबिट साइड पे, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। डेफिनेटली ऑन द स्पॉट आपका क्या है? लॉस है ये। तो इस 3 टॉपिक्स को भी अपने को यहां पे लिखना है, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 ये वाली आइटम और 3 ये वाली आइटम डिस्कस की। इसके बाद अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? टोटल करेंगे।
अगर क्रेडिट साइड का टोटल, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट होता है अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, अगर प्रॉफिट होता है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स की करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब कैपिटल अकाउंट कब मेंटेन करते हैं, वो करंट अकाउंट कब मेंटेन करते हैं, ये सब बातें पीछे वाली वीडियोस में समझ चुके हैं। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में या उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। अब इन द केस ऑफ लॉस, मान लो डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, ये साइड हो गई मान लो 5 लाख, ये साइड हो गई मान लो 4 लाख, इसका मतलब क्या है कि 5 लाख का नुकसान और 4 लाख का फायदा। तो अल्टीमेटली फर्म के पास क्या है, 1 लाख रुपए का नुकसान है। तो फर्म क्या करेगी, लॉस को ट्रांसफर कर देगी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर। क्योंकि फर्म जब भी कोई प्रॉफिट अर्न करती है या लॉसेस होते हैं फर्म को, तो फर्म किसको देती है, वो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को बांटती है, लॉस भी होंगे तो वो भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पर मैं आपको एक बात रिपीट कर देता हूं, एक बात मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जब भी प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, पर कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, पुराने वाले रेशो में। हालांकि ठीक है वो लोग रेशो चेंज करने का डिसीजन ले रहे हैं, पर रेशो चेंज तो इनको फ्यूचर के लिए करना है ना। पर ये एसेट और लायबिलिटी हमारी पास्ट से चलती आ रही थी, पीछे वाले समय से चलती आ रही थी। अब पीछे वाले समय से चलती आ रही थी तो वो पीछे वाले समय में तो ओल्ड रेशो में काम कर रहे थे, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, हमको पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है, पर कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में चला जाने वाला है, ओल्ड रेशो के अंदर। तो अब हम इस अकाउंट को स्टडी करने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर या हमको पेपर में बोल दिया जाता है कि अपने को क्या करना है, अकाउंट नहीं बनाना, हमको क्या करना होता है, सीधा जर्नल एंट्रीज के साथ डील करना होता है। क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज ही बनानी होती है। एसेट्स में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो इसको लेकर अपने को क्या करना है, सीधा जर्नल एंट्री के ऊपर काम करना होता है। तब अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं होगा, आप बना ही नहीं सकते हो। जर्नल एंट्री को छोड़कर अगर आप क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हो तो आपके क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस लग जाएगा, काटा लगा देगा वो। तो अपने को जर्नल एंट्री करनी भी आनी चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को लेकर। तो हम क्या करते हैं, अब जर्नल एंट्रीज करना सीख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि अपने को एसेट या लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर, इंक्रीज या डिक्रीज को लेकर जर्नल एंट्री करके दिखानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से, तो सबसे पहले एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहली जर्नल एंट्री, मान लीजिए आपकी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो गया, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो गया। मैंने आपको बताया था जब भी आपकी एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है, आप कहां लिखते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो आपने क्या करना है, एसेट्स को डेबिट कर दीजिए, जो भी एसेट इंक्रीज होगी उसको डेबिट कर दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहां पे आप नरेशन में लिख सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू में आपका इंक्रीज हुआ है। मैं आपको क्या बता रहा था, अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इसका मतलब है कि अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसलिए मैंने एसेट्स को, जिस भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो इस जर्नल एंट्री को अगर हम यहाँ पे अकाउंट में देख ले तो क्रॉस करके चेक करके देख लो, क्रॉस वेरीफाई करोगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, बाय इंक्रीज इन एसेट। इसलिए ये एसेट में इंक्रीज होने की तो एंट्री थी। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, अपने ने क्या करना है, एसेट के अकाउंट को डेबिट कर दो। एसेट जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं, इसलिए एसेट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दूसरी बात, एसेट के इंक्रीज होने से हमारा फायदा है, ये फायदा हम कहां पे शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। दूसरी बात, मान लो एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो क्या हो गया, नुकसान। नुकसान कहां शो करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में।
तो आप क्या कर देना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसकी वैल्यू कम हुई है, एसेट की, जिस भी एसेट की वैल्यू कम हुई है उसको लिख देना, ठीक है। इसी तरह से अब लायबिलिटी की बात करते हैं। मान लो लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। लायबिलिटी के इंक्रीज होने से मैंने आपको बताया था नुकसान है हमारा, नुकसान कहां शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। तो अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है, क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टू जो भी लायबिलिटी का अकाउंट है उसको क्या करना है, अपने क्रेडिट करना है। इसी तरह से मान लो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, अपना फायदा है। फायदा कहां शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। तो अपन ने क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। किससे करना है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, सॉरी जो भी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपको अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है, कहां पे शो कराओगे, कहां पे शो कराओगे अनरिकॉर्डेड एसेट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो अगर आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को शो कराना है तो आप क्या करो, ये एंट्री मान लो अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लो आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको मिलती है तो कहां पे शो करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो पांचवी एंट्री और ये छठी एंट्री, ठीक है। अगला टॉपिक, 6 की 6 आइटम फिट करने के बाद 1 2 3 4 5 6, इसके बाद क्वेश्चन में क्या होने वाला है, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपने कहां शो किया, डेबिट में, किसके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है आपा ने क्या लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देना। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर लॉस हो जाए तो, अब क्वेश्चन के अंदर लॉस हो जाए तो क्या करेंगे, लॉस के केस के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट टू क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास लॉस आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो क्या करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, पर कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, रेशो के चेंज करने के टाइम पर पार्टनर्स की फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन फिर से करें, ठीक है। अब वैल्यूएशन करते हैं तो अपने पास दो टेक्निक है। पहली बात तो अगर वो रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में शो करना चाहते हैं, रिवाइज वैल्यूज को बुक्स में शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसी के ऊपर हमने जर्नल एंट्री सीखी। फिर अगर वो रिवाइज्ड वैल्यूज को बुक्स में शो नहीं करना चाहते तो उसकी टेक्निक हमको नेक्स्ट की एक दो वीडियोस के बाद देखनी है। तो ये यहां तक का वीडियो आप एक बार अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बुक्स में से भी आप क्रॉस मैचिंग करके अच्छे से स्टडी कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये वाला पूरा थियोरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।